टू एवरीवन। मैं आपको इस वीडियो में रिमांड से रिलेटेड एक अनदर टॉपिक जो मैंने यहाँ पे इशू ऑफ लॉ को फ्रेम किया है उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। अलॉन्ग विथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि रिमांड से रिलेटेड एब्सकॉन्डर के केसेस में अगर फर्दर चार्जशीट फाइल हो जाती है देन एक्यूज्ड को रिमांड में कैसे रखा जाता है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को लेते हुए और उसके साथ साथ मैंने सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट को रेफ़र भी किया है, क्योंकि जब मैं इस पे रिसर्च कर रही थी तो मैंने इशू ऑफ लॉ को जब फ्रेम किया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट को यहाँ पे रिलेवेंट समझा, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पे दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि चार्जशीट फाइल हो जाती है, देन उस पर्सन को अरेस्ट करना होता है और रिमांड पे लेना होता है, तो कोर्ट क्या ऐसी गाइडलाइन फैक्टर को फॉलो करे। क्योंकि क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में रिमांड जो लिया जाता है वो अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में लिया जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि लॉ को समझने के लिए हमें उसके एक-एक बेयर प्रोविजंस के एक-एक वर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैंने 2-4 और भी ऐसे क्वेश्चंस देखे, हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जब आप किसी भी स्टेट के क्वेश्चंस पेपर को देखिएगा तो वहाँ पे पूछा ही गया है बहुत बार कि रिमांड सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में जो रिमांड लिया जाता है वो कौन से स्टेजेस पे लिया जाता है, तो क्लियर हो जाता है। उसमें वर्ड ही यूज़ किया गया है इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में, और आपको भी पता है कि इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में जो रिमांड लिया जाता है वो अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में लिया जाता है। बट बात ये होती है कि कब तक लिया जाता है, तो आपको ही पता है कि चार्जशीट फाइल होने से पहले जो रिमांड में लिया जाता है उस पीरियड में पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें विद इन 60 और 90 डेज़ अकॉर्डिंगली जो ऑफेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें 60 और 90 डेज़ में चार्जशीट फाइल करनी होती है, तब तक आप रिमांड में रख सकते हैं। बट ऐसा कोई केस आता है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर भी है कि चार्जशीट उन लोगों ने फाइल कर दिया, बट उन्हें उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी नीड है। और ये आपको भी पता है कि सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 173। सीआरपीसी का सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ये डिस्क्राइब करता है और ये पावर भी देता है, जो एम्पावर करता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उस मैटर पे जिससे रिलेटेड उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट और चार्ज को सबमिट कर दिया है कोर्ट के सामने। तो अगर उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन अगर उन्हें कोई और एक्यूज्ड का पता चलता है और उस एक्यूज्ड पर्सन को उन्हें अरेस्ट करना होता है, तो उस एक्यूज्ड पर्सन को वो कहाँ पे इंट्रोगेट करेंगे और कहाँ पे उन्हें रिमांड पे लाएंगे, और कैसे कोर्ट उन्हें एम्पावर करेगी कि उन्हें वो डिटेंशन में रखें और पुलिस कस्टडी में रखें और उन्हें रिमांड पे लें। क्योंकि सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में तो इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, केवल आप इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में ही रिमांड पे ले सकते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशंस कहाँ पे है और कहाँ पे कोर्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, क्योंकि रिमांड पे रखना नेसेसरी होता है, क्योंकि जब रिमांड पे रखा जाता है तो उन एक्यूज्ड पर्सन को इंट्रोगेट किया जाता है रिलेटिंग टू मैटर कि उन्हें उस क्राइम सीन पे लेकर जाया जाता है, वहाँ पे उस सीन से रिलेटेड उनकी जो भी वो रिपोर्ट तैयार करते इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके लिए एक्यूज्ड पर्सन को रिमांड पे रखना ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं और ऐसा करते भी हैं, ये प्रैक्टिस में भी है कि जो एक्यूज्ड होते हैं वो जो इन्वेस्टिगेटिंग का जो रिमांड का जो पीरियड होता है अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में 60 और 90 डेज़ में वो अपने आप को कहीं पे कन्फाइन कर देते हैं और एब्सकॉन्ड हो जाते हैं। वो पीरियड जब लैप्स कर जाता है तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो वो कोर्ट के सामने वो अपीयर होते हैं और तब वो इस बात की सीख करते हैं कि उनका जो रिमांड का पीरियड था सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में वो तो लैप्स्ड हो चुका है, क्योंकि वो केवल इन्वेस्टिगेटिंग के ड्यूरेशन में ही होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैसे करेगी उन्हें इंट्रोगेट, कैसे इन्वेस्टिगेशंस फर्दर होगा और कैसे क्या होगा उस केस में, क्योंकि ये नेसेसरी होता है डिटेंशन में रखना। पुलिस ऑफिसर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो ऐसे हीनियस क्राइम जो हो गए हैं या कोई ऐसे क्राइम जहाँ पे उन्हें इंट्रोगेट करने की नीड है तो वो कैसे उन्हें इंट्रोगेट करेंगे। तो इसी से रिलेटेड
सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में इस इशू ऑफ लॉ को सॉल्व किया। तो फिर से मैं इशू ऑफ लॉ पे आती हूँ कि वेदर रिमांड इन पुलिस कस्टडी कैन बी गिवन टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड हु इज अरेस्टेड ओनली आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, या कोई और पर्सन जिसको कि अरेस्ट किया गया आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, कि तो यहाँ पे कोर्ट कहाँ पे उन्हें कहाँ पे रिमांड दिया जाएगा। तो मैं आती हूँ सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पे आती हूँ, जो कि केस का नेम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2015। आप प्रॉपर साइटेशंस को नोट डाउन कर लीजिएगा इस केस में ये इशू ऑफ लॉ था। तो यहाँ पे 3 बेंच की जजमेंट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 बेंच की जजमेंट, जो कि प्रीवियस जजमेंट है दाऊद इब्राहिम 2000, इस जजमेंट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया। और जो दाऊद इब्राहिम का जो जजमेंट था, उसके पैरा नंबर 11 में ऑलरेडी इस चीज़ को हेल्ड किया गया था कि फर्दर इन द केस ऑफ, किसी भी केस में अगर फर्दर चार्जशीट फाइल की सीक किया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, और उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये कोर्ट से सीक किया कि हमें किसी पर्सन को रिमांड पे लेना है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, और एब्सकॉन्डर से रिलेटेड अगर कोई एब्सकॉन्डर है उससे भी अगर उन्हें रिमांड पे लेना है, तो कौन से सेक्शन में लेंगे, सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में लेंगे। यहाँ पे कोर्ट ने, इसलिए मैं बोलती हूँ और आपको अगेन बोलूँगी कि जजमेंट्स को भी पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार कोर्ट क्या करती है, जजमेंट्स में ही न्यू पॉइंट को इवॉल्व करती है, जो कि बेयर प्रोविजंस में नहीं होता है। तो जो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2015 का जजमेंट था, इस केस में कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम 2000 के जजमेंट को रेफ़र किया, जो कि 3 बेंच की जजमेंट थी। उसके पैरा नंबर 11 में ये इशू ऑफ लॉ को सॉल्व किया गया था। तो कोर्ट ने यहाँ पे अगेन इस प्रिंसिपल को इवॉल्व किया और इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया कि लॉ रिमांडिंग जो भी प्रोसीजर है, उसको यहाँ पे कोर्ट ने लेट डाउन किया। और कोर्ट ने ये बोला कि दाऊद इब्राहिम की जजमेंट में जो कोर्ट ने जो इस्टेब्लिश किया था, उसको देखते हुए पुलिस रिमांड कैन बी गिवन अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ द CRPC इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन हु अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आप इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा कि पुलिस रिमांड दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2, किससे रिलेटेड, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन हु अरेस्टेड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट या एट द स्टेज ऑफ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उससे अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में रिमांड पे लिया जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया। देन हम यहाँ पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के गेट में सुप्रीम कोर्ट ने ये अगेन इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे 2 बेंच की जज थी, दीपक मिश्रा और PC पंत, हाँ ये शायद 2 थे, दीपक मिश्रा। तो इन दोनों ने इस केस में अगेन इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कोर्ट ने पूरी तरीके से क्लेरिफाइड किया, क्योंकि आपको भी पता है कि CRPC में रिमांड से रिलेटेड और भी जगह प्रोसीजर दिए हुए हैं। एक प्रोसीजर है सेक्शन 309 सबसेक्शन 2, वहाँ पे पुलिस एम्पावर करती है रिमांड को, एक्यूज्ड पर्सन को, आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, और उसकी स्टेज क्या होती है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। और फिर एक और सेक्शन है, वहाँ पे कोर्ट सेक्शन 209 सबसेक्शन B, वो कमिटल ऑफ द प्रोसीडिंग के स्टेजेस पे वहाँ पे रिमांड पे डालती है। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो जब देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कमिटल ऑफ द प्रोसीडिंग से रिलेटेड रिमांड क्या होता है। तो यहाँ पे 2 बेंच की यहाँ पे जो 2 बेंच थी, दीपक मिश्रा, PC पंत, इन्होंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में जो रिमांड है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या स्टेज है।
कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जब आप सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 को पढ़िएगा तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, एक एक्सप्रेशन है, एक्यूज्ड इफ़ इन कस्टडी। एक्यूज्ड इफ़ इन कस्टडी का एक्यूज्ड को कस्टडी में अगर है, मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि एक्यूज्ड कस्टडी में होना चाहिए सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में, तो उस पर्सन को रिमांड पे रखा जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि एक्यूज्ड पर्सन जिसको कि हम अरेस्ट कर रहे हैं आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट और एब्सकॉन्डर, तो वो तो कस्टडी में है नहीं, तो उसे हम कस्टडी में किस में रखेंगे, सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में, क्योंकि सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 तब पिक्चर में आता है, तब उसकी स्टेज आती है जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गया रहता है, इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे अगर फर्दर भी एक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी की नीड है तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कस्टडी में देती है, उसे फर्दर रिमांड पे डालती है। बट वो रिमांड जो होता है हमेशा जुडिशियल कस्टडी होता है, और सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में वो मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। वो आपको पीरियड पता होगा, अगर आप सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के प्रोसीजर को पढ़िएगा तो क्लियर होगा। वो या तो पुलिस कस्टडी होता है या जुडिशियल कस्टडी होता है, जो कि 15 डेज़ की 15 दिन का जो एक्सपायरी ऑफ द पीरियड होता है उसके बाद काउंट किया जाता है। बट यहाँ पे जो सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में है, वहाँ पे एक्यूज्ड पर्सन कस्टडी में अगर है ऑलरेडी, तो अगर उसे फर्दर जुडिशियल कस्टडी में डाला जाता है और कौन से स्टेजेस पे इंक्वायरी और ट्रायल, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया कि जो सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में जो ये वर्ड यूज़ किया गया एक्यूज्ड पर्सन इफ़ इन कस्टडी डज, ये क्लियर यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया कि एक्यूज्ड इफ़ इन कस्टडी अंडर सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 doesn't include the accused who is arrested on further investigations before the supplementary charge sheet is filed। मीन्स सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में एक्यूज्ड पर्सन वो इंक्लूड नहीं होते हैं जो कि अरेस्ट होते हैं इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एक्यूज्ड पर्सन जो अरेस्ट होते हैं वो सेक्शन 309 सबसेक्शन 2 में इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें वही पर्सन इंक्लूड होते हैं जो एक्यूज्ड पर्सन ऑलरेडी कस्टडी में है। तो आपको क्लियर हो जा रहा है कि आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि एब्सकॉन्डर और जो पर्सन फर्दर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट के बाद जो पर्सन अरेस्ट होता है उसे हम रिमांड में कौन से सेक्शन में डालेंगे, तो उसे हम इसी सेक्शन में डालेंगे, सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में। सुप्रीम कोर्ट की आप 2 जजमेंट्स को हमेशा माइंड में रखिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2015 एंड दाऊद इब्राहिम, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और एक और बात, क्योंकि सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 173 ऑफ CRPC ये एम्पावर करती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, इवन दो फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर प्रैक्टिकल में क्या होता है कि वो कोर्ट के सामने ये चार्जशीट सबमिट करने के बाद ये कोर्ट से सीक करते हैं कि उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड है, क्योंकि उन्हें फर्दर कलेक्शन ऑफ द एविडेंस की भी नीड है। तो यहाँ पे कोर्ट उन्हें परमिट करती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये ऑलरेडी एम्पावर करती है सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 173। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी इम्प्लाइड है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड एम्पावर करती है। तो ऑब्वियस सी बात है CRPC को इसीलिए अकॉर्डिंगली फ्रेम किया गया कि फर्दर अगर कोई और पर्सन अरेस्ट होता है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट एंड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट एंड आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द फर्दर चार्जशीट, तो 2 स्टेजेस पे चार्जशीट फाइल होने के बाद और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उस पर्सन को डिटेंशन कहाँ किया जाएगा, तो ये यहाँ पे एक्सप्रेसली नहीं इम्प्लाइडली यहाँ पे सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में इस चीज़ को डाला गया है। और एक कोर्ट ने यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड किया। और आप इस 2 जजमेंट्स को पढ़िएगा और दाऊद इब्राहिम की पैरा नंबर 11 को रेफ़र कीजिएगा, जिस पैरा नंबर 11 में कोर्ट ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश्ड किया था कि आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट के बाद जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उससे इंट्रोगेशन की अगर नीड है तो उसे सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में इंट्रोगेट किया जाएगा और उसे रिमांड पे डाला जाएगा। और इसी प्रिंसिपल को अगेन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 की जजमेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इस चीज़ को अगेन इस्टेब्लिश किया।
आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, मैं समझ रही हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक में क्लियरिटी मिली होंगी, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिमांड से रिलेटेड। अगर आप प्रैक्टिकल में भी देखिएगा तो इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पास या यहाँ पे बहुत सारे पेटिशंस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के द्वारा भी मूव किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इवन अगर आप किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स की भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने किसी स्टेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखा था कि 60 और 90 डेज़ का जो पीरियड होता है, और 91 डे को ही चार्जशीट फाइल करती है पुलिस ऑफिसर, और उस केस में क्या उसकी रिलेवेंसी होगी उस रिमांड की। तो ऐसे भी क्वेश्चंस है, प्लस ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत सारे कि 167 का स्टेजेस क्या है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आपको ना प्रैक्टिकल वे में अगर आप बेयर प्रोविजंस को देखिएगा तो आपको स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर पाइएगा कि सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 का स्टेज इन्वेस्टिगेशन का होता है, सेक्शन 309 सब सेक्शन 2 का स्टेज इंक्वायरी एंड ट्रायल का होता है स्टेज। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ एक्सटेंड तक मैंने वैल्यू ऐड किया हो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी पूछना होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे यहाँ पे या तो कमेंट बॉक्स में उस आपके प्रॉब्लम्स को वहीं पे आंसर कर दूँ, या फर्दर किसी वीडियो में आपके आंसर को यहाँ वहाँ पे मैं एड्रेस कर सकूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिमांड से रिलेटेड एक अनदर और टॉपिक बनाऊँ जिसमें मैं ट्रांजिट रिमांड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हुए सॉल्व करूँगी। इवन मैंने सेक्शन 209 बी से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट उसकी भी स्टेजेस पे कुछ कंट्रोवर्सी है, और कुछ उसके प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसको मैंने लेकर भी कुछ इशू ऑफ लॉ को मैंने फ्रेम कर रखा है, तो वो मैं आपको डिस्कस करूँगी, जो कि आपको डीजीएस के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, इवन यूपी और उत्तराखंड में मैंने एक आध दो और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले देखी थी, तो मैं वो भी यहाँ पे एड्रेस करूँगी, आपको समझाने का ट्राई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।